Yes, in this session we'll discuss weekly current affairs. तो वीकली करंट अफेयर्स की कुछ हाईलाइट है लास्ट वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे। सबसे पहले आप इसमें देख रहे हैं डीप डिप्रेशन और बे ऑफ बंगाल, न्यू साइक्लोन नेम मेंडस। ठीक है, नए साइक्लोन की बात कर रहे हैं मेंडस। वर्ल्ड फर्स्ट स्टीम प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय जापान। और इलेक्शन रिजल्ट रहे, इलेक्शन रिजल्ट में आप देखते हैं गुजरात, दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मिला जुला सब का रिजल्ट रहा। सब पार्टी, गुजरात में बीजेपी आप देख रहे हैं, एमसीडी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस। ठीक है, फिर एक न्यूज हम पढ़ेंगे, गौतम अडानी बन गए वर्ल्ड के सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट, सबसे बड़े दानवीर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने, ये फोर्ब्स की रैंकिंग में आया है, जो यूएस की सबसे बड़ी मैगजीन है। ठीक है, यूएस की फोर्ब्स और टाइम्स की रैंकिंग। हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड एटीएम। ठीक है, अब यही सब डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट न्यूज से। हैदराबाद नाउ हैज अ गोल्ड एटीएम इंस्टॉल्ड इन, इसको मार्क करते चलते हैं इधर से। ठीक है, इंस्टॉल्ड इन बेगमपेट। ठीक है, हैदराबाद की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अपडेट इन द गोल्ड प्राइस विल बी बेस्ड ऑन द live prices. Apart from debit and credit card, buyers can also use prepaid and postpaid card. Each ATM has a capacity of holding up to 5 kg of gold worth around rupee 2 to 3 crore. इसमें क्या होगा जनरली, अब इसमें यूज करके कार्ड को कॉइन्स आएंगे। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स आएंगे। इसमें आपको शो कर देता हूँ न्यूज आर्टिकल में से। India's gold ATM, country's first ever yellow metal coin dispenser set up in हैदराबाद। अब इसमें देखो, कॉइन्स की हम बात कर रहे हैं, 0.5 एंड 100 ग्राम। ये देखो, सेटअप इन दी साउथ इंडियन सिटी, सेटअप इन द साउथ इंडियन हैदराबाद। गोल्ड ATM is the brainchild of gold सिक्का and dispenses gold coin that weigh anywhere between 0.5 and 100 ग्राम। ये 100 ग्राम कॉइन इज वर्थ अराउंड $7,000, मेकिंग नीड ऑफ हाइड योर पिन। ठीक है, ये सारा पॉइंट इस पे बता रहा है। तो बेसिक मीनिंग समझ में आया इंडिया के फर्स्ट एवर गोल्ड एटीएम का। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब उसके डर से ऐसे थोड़ी है कि गोल्ड एटीएम लगाए ला, वो पॉइंट भी तो है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि गोल्ड एटीएम ना लगाएं। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ये। नेक्स्ट, इसके बाद अभी ये गोल्ड एटीएम से अपडेट देख रहे थे। डीप डिप्रेशन और बे ऑफ बंगाल टू इंटेंसिफाई इनटू साइक्लोनिक स्टॉर्म मेंडस। ठीक है, अब इस पे हम लोग पढ़ते चलते हैं ये क्या पॉइंट है किस वजह से। तो इस पे आप देखो, सबसे पहले तो आपको ये बताओ साइक्लोन क्या होते हैं। साइक्लोन किसे कह रहे हैं बताओ, क्या है साइक्लोन। देखो, एक तो हम बोलते हैं साइक्लोन। ठीक है, एक वर्ड बोल देते हैं टाइफून, टाइफून बोल देते हैं। और टोर्नेडोज, ये सब तूफानों के ही नाम है। साइक्लोन, टाइफून, टोर्नेडोज। अब जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो मूवमेंट हो रही है और तूफान क्रिएट कर रही है, उसको हम बोल रहे हैं ये तूफान सी में आ रहे हैं, सब तूफानों की कैटेगरी है। और इनके अंदर फिर इन सब के नेम होते हैं, जैसे साइक्लोन का नेम है मेंडोस। ठीक है, अब ये साइक्लोन कहाँ बोलते हैं हम इसे, जब ये आ रहा है जनरली इंडियन ओशियन या बे ऑफ बंगाल रीजन, तो इसको बोल देंगे साइक्लोन। तो जनरली साइक्लोन कहाँ आता है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थोड़ा गल्फ कंट्रीज की तरफ, अरेबियन सी की तरफ भी आप देख सकते हो, अरेबियन सी। तो इनको साइक्लोन बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं इनको चक्रवात। और टाइफून आता है साउथ चाइना सी। तो कोई पूछे ये सो एंड सो टाइफून कहाँ आया, क्वेश्चन पुटअप हो, तो हमें पता है टाइफून है तो फिर साउथ चाइना सी, चाइना में, जापान में। ठीक है, फिलीपींस कह सकते हो, कोरिया साइड। ठीक है, वहां पे जो तूफान आता है समुद्री तूफान, उसको क्या बोल रहे हैं, टाइफून बोल रहे हैं। ठीक है, टाइफून का पॉइंट। टोर्नेडोज कहाँ आ रहे हैं, कनाडा। ठीक है, कनाडा की तरफ या नॉर्थ अमेरिका की तरफ, यहाँ हम देख रहे हैं टोर्नेडोज। ठीक है, ये अलग अलग इनके नेम। अब साइक्लोन कोई आ रहा है, पहले से इनके जो नेम है, सब कंट्रीज कुछ एक नेम देती हैं इनके। ठीक है, सब कंट्रीज नेम लिख के दिए हुए हैं, आगे आते जाएंगे।
वो इसलिए, अब मान लो एक साइक्लोन आया, इंडिया ने कुछ नाम रख दिया, पाकिस्तान ने कुछ रख दिया, बांग्लादेश ने कुछ रख दिया, तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे, इतने सारे तूफान एक साथ आ रहे हैं। अब ऐसे नहीं होगा, नाम फिक्स है। जैसे वायरस होता है, वायरस का नाम WHO देता है, तो सारे उसको वही वायरस बोल रहे हैं। ठीक है। पहले क्या होता था वायरस के केस में, वायरस के केस में आप देखते थे पहले कि जहां से ओरिजिनेट होता था ना वायरस, वो नाम रख देते थे। जैसे स्पेन से हुआ तो स्पेनिश फ्लू, बॉम्बे से हुआ तो बॉम्बे फ्लू। आजकल ऐसे नाम नहीं रखते हैं, वायरस के टाइप पे रखते हैं। चाइना से हुआ तो चाइनीज फ्लू नहीं कहा, उसको क्या कहा? ठीक है, कोरोना वायरस कह दिया, कोरोना फैमिली से आ रहा है, उसके स्ट्रक्चर की वजह से, इस वजह से। तो ये सब नेम। अब वायरस में नेम कौन दे रहा था? WHO। यहाँ कौन, किसके पास ये लिस्ट जाती है जो सारी कंट्रीज नेम देती है? WMO। ठीक है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, WMO। जैसे इंडिया में क्या है? IMO। ठीक है। अब ये देखो मेंडोस, ये नेम किसने दी है? इसको फॉलो अप कर रहे हैं, मेंडोस नेम किसने दी है? ठीक है। इस पॉइंट को जब हम देखें, यहाँ देखो डिप्रेशन इन साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल। ठीक है। मेंडेस, अब ये देखो मेंडेस द नेम, यस गिव मी। Mendes, the name of the cyclone storm is given by UAE, which translate to treasure box in Arabic। ठीक है। तो जो ये साइक्लोन है, अभी हमने इसको पढ़ा ना, साइक्लोन, साइक्लोन हमने पढ़े कहाँ आ रहे हैं? इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। टाइफून नाम का तूफान कहाँ आता है? साउथ चाइना सी करंट में। टोर्नेडो नाम का तूफान कहाँ आता है? कनाडा। ठीक है, ये कनाडा वाली साइड या इस तरफ आप पैसिफिक ओशन वाली साइड कह सकते हो। ठीक है। तो ये सारा पॉइंट इस पे हो जाएगा। नेक्स्ट, द साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड टू रीच साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, कोस्ट ऑफ नॉर्थ तमिलनाडु, पुडुचेरी। अब यहाँ से अगर साइक्लोन आ रहा है तो खुद सोचो इसके एरिया क्या रहेंगे, कहाँ ये हिट कर पाएगा? ये इधर हिट कर पाएगा इस स्टेट को। ये कौन सा स्टेट है आपका, बताओ? तमिलनाडु। ये इधर अगर हिट करे तो ये कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु से जस्ट अबव, हाँ, आंध्रा। ठीक है, इधर क्या है? तेलंगाना। यहाँ क्या है? कर्नाटका इधर, केरल, और ये है श्रीलंका। ठीक है। तो ये सारा पॉइंट इधर, अब यहाँ से कोई तूफान जनरेट हो रहा है तो ये सारी कोस्ट को ही ये हिट कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? ये उसी पॉइंट के ऊपर बता रहे हैं। लास्ट में जब हिट करते हैं तब पढ़ते हैं कहाँ हिट किया। अभी क्या पॉइंट समझो, जो साइक्लोन है उसका नेम क्या है? मेंडोस। ठीक है, ये नेम है मेंडोस। और ये मेंडोस नेम किसने दिया? UAE ने। किसको देते हैं? WMO को। और लिस्ट सबने दी हुई है, इंडिया ने भी दिया, पाकिस्तान ने। आगे के साइक्लोन्स के नेम फिक्स है, जैसे आते जाएंगे और नेम उस टाइम आ जाएगा सामने। ठीक है, अगले 2 साल तक की लिस्ट दी होती है। ये सारा पॉइंट इस पे देख रहे, डिपेंड भाई कितनी फ्रीक्वेंसी, 2 साल में मान लो 40-50 साइक्लोन आते हैं तो 50 के नाम दिए हुए सारी कंट्रीज ने। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द लैंडफिल साइक्लोन द फोरकास्टिंग मॉडल हैव प्रेडिक्टेड हिट नॉर्थ तमिलनाडु, पुडुचेरी। नेक्स्ट, रेड अलर्ट हैज बीन इशूड। अब जब भी आप साइक्लोन की बात करते हो, इसमें इंडिया का डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम कौन सी है? देखो, एक तो है NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF। ठीक है। एक आप देखते हैं NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और दूसरी है SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है। ये रेड अलर्ट इशू अब इसके लिए की है 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु से। ठीक है, फ्रॉम December of 8 से ये इशू की है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। यस। ठीक है, समझ में आया साइक्लोन का मैटर? तो साइक्लोन जो हम समुद्री तूफान देख रहे हैं, सी स्टॉर्म्स, कहाँ पे आ रहे हैं ये? कौन से इसमें आते हैं? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन में जो जनरेट होते हैं उसको क्या बोल रहे हैं? साइक्लोन। फिर अलग अलग कंट्री नेम भेजती हैं, तो ये सारे नेम हमने इस पे देख लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जब हम देखें साइक्लोन के रिगार्डिंग, साइक्लोन और सुनामी में डिफरेंस क्या है, बताओ? साइक्लोन और सुनामी में क्या डिफरेंस? तो ये साइक्लोन भी तो वहीं पे आ रहे हैं। साइक्लोन एंड सुनामी डिफरेंस क्या है, बताओ? साइक्लोन तो अभी मैंने आपको बताया, सुनामी आप बता दो, क्योंकि साइक्लोन न्यूज में रहा इसलिए साइक्लोन को डिस्कस किया। सुनामी है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक इन सी फ्लोर।
ठीक है, अर्थक्वेक इन सी फ्लोर, इसको तुम क्या समझोगे, सिंपली देखते हो सुना, कभी तुम इन एरियाज में जाओ, लाइक जो कोस्टल एरियाज है, बीच पे, ये बे साइड पे, ठीक है, उस पे क्या होता है, पानी आगे आ रहा है, पीछे जा रहा है, वेव्स इसी तरह से बनती हैं, ठीक है, वहां आप देखोगे कोई भी चीज, मान लो लेट से आपकी वहां आपने कहा स्लीपर्स भी छूट गई, वो अंदर चलेगी, थोड़ी देर में देखो दूसरी तरफ से उधर आ गई, ठीक है, तो ये कॉमन है वहां पे, मतलब ऐसी कोई चीज बहुत भारी है नीचे अगर डूब रही है तो अलग, तो जनरली इस तरह से समुद्र कुछ रखता नहीं हो, वापस वो इस तरह टू एंड फ्रो मोशन चलती रहती है वेव्स की। तो लेकिन अगर वेव्स बहुत पीछे चली जाएं, सारा कुछ खाली हो जाए, बहुत पीछे, जहां तक देखो पीछे ही चलेगी, तो फिर वो एक इंडिकेशन होती है सुनामी की, अगली बार वो बहुत ऊपर उठकर बहुत आगे तक आएंगी। क्यों ऐसा होता है, आप एक एग्जांपल लो, मान लो एक ग्लास है, ग्लास में हाफ वाटर है, हाफ फिल्ड वाटर है, उसको आपने ऐसे शेक कर दिया, तो उससे क्या होगा, उस ग्लास से आप देखोगे, मान लो आपने उसको शेक किया, वो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे, और बाद में स्टेबल होगा, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा बाद में, सेम यहाँ पे है, तो इससे कभी वेव्स बहुत पीछे जा रही है, बहुत आगे, और बाद में क्या होंगी, धीरे धीरे स्टेबल होंगी, ठीक है। तो सुनामी क्या है, अर्थक्वेक इन सी फ्लोर है, जबकि साइक्लोन क्या बताया, ये ऐसे ओशियन स्टॉर्म्स हैं जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जनरेट हो रहे हैं, जैसे यहाँ प्रेशर अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, तो इसीलिए इनको चक्रवात, साइक्लोन, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, ठीक है। तो ये प्रेशर डिफरेंस, अंदर प्रेशर अलग है, यहाँ प्रेशर अलग है, और आउटसाइड में प्रेशर क्या है, अलग है, ठीक है। ये जैसे हवाएं चलती है, विंड के फ्लो करने का रीजन क्या होता है, साइंस में आता है, इसका रीजन भी क्या है, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। आपको विंड फ्लो कर रही है, फ्लो कैसे करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, कोई भी चीज जनरली क्या, हाई से लो, पानी कहाँ से गिरता है, हाई ऑल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड पे, लो से हाई में चढ़ाना है तो मोटर यूज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, हाई से लो में अपने आप करंट कैसे फ्लो करता है, हाई वोल्ट से लो वोल्ट, वैसे ही विंड्स कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और यही रीजन है साइक्लोन्स के फॉर्म होने का, समुद्र में बनने का, ठीक है, समझ में आया क्या पॉइंट है साइक्लोन वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये सारा हमने किस टॉपिक में पढ़ा, जो लेट आए हैं देख लो, ये हम एक साइक्लोन को पढ़ रहे हैं, मेंडोस, जिसमें हमने साइक्लोन, टाइफून, टोर्नेडोज में डिफरेंस देखा था, और ये मेंडोस नेम किसने दिया, सऊदी अरेबिया ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट स्टीम प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट लॉन्च सक्सेसफुली बाय जापान, कुछ ये पिछले साल एक न्यूज आई थी कुछ टाइम पहले, वो न्यूज ये थी कि जापान वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट बना रहे, फिर न्यूजीलैंड की भी न्यूज आई थी, अभी ये न्यूज क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट स्टीम प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट, ये भी कहां से, जापान से, ठीक है, स्टीम प्रोपेल्ड। जापान की अब एजेंसी का नेम क्या है, जैसे मैंने कहा इंडिया की स्पेस एजेंसी का नेम क्या है, जापान की स्पेस एजेंसी का नेम क्या है, यूएस की स्पेस एजेंसी का नेम क्या है, रशिया की स्पेस एजेंसी का नेम क्या है, और यूरोप की जो कॉमन स्पेस एजेंसी है उसका नेम क्या है, ठीक है। इन सबको जब हम देख रहे हैं तो यहाँ आप देखो, इधर लिखते चलते हैं, इंडिया की स्पेस एजेंसी का नेम इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जापान की है जाक्सा, ठीक है, यूएस की नासा, इसके अलावा काफी सारी एजेंसियां प्राइवेट भी है जैसे स्पेस एक्स, ठीक है, रशिया रोसकोसमोस, यूरोप की ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल है अलग अलग, चाइना के लिख सकते हो इसमें, सीएनएसए, चाइना नेशनल ये स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना, ठीक है। तो ये अलग अलग स्पेस एजेंसीज हम देख रहे हैं, तो ये जो हम जापान वाला देख रहे हैं, तो ये न्यूज किसके रिगार्डिंग होगा, जाक्सा। वर्ल्ड फर्स्ट स्टीम प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट किसने लॉन्च की है, जाक्सा ने। वुडन सैटेलाइट का केस किसका बताया था, वो भी जापान का बताया था, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आए क्या पॉइंट है ये, ठीक है। ये बहुत कॉमन सी स्टैटिक जीके है, कौन सा स्पेस एजेंसी कहाँ का, ठीक है, इसको राइट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, लिख लो चाहे इसको। इसरो कब बना था, इसरो के बारे में जब हम लिखे, हाँ, इसरो बना था 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर इसरो के है बेंगलुरु,
लॉन्चिंग साइट जनरली रहती है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आइलैंड, आंध्र प्रदेश। ठीक है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। इसरो बनाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 15 अगस्त 1969। ठीक है। रिटर्न लिख लिया सभी ने? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखो इस पे। वर्ल्ड फर्स्ट जापान स्पेस एजेंसी जाक्सा has reported the first successful flight of steam powered spacecraft beyond low earth orbit। ऑर्बिट की टाइप है, किसमें लॉन्च कर रहे हैं? लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट बेस्ड ऑन ऑल्टीट्यूड। ठीक है। तो लॉन्च एज ए पार्ट ऑफ नासा आर्टेमिस 1 मिशन, the steam powered craft may be represent a new ultra efficient means of propulsion for maneuvering spacecraft and around earth orbit and beyond। ठीक है। क्योंकि नासा का भी इसमें मिशन है, लॉन्च जाक्सा ने की है। ठीक है। जाक्सा का इसमें ये स्पेसक्राफ्ट का क्या नेम है? इक्विलस, इक्विलस स्पेसक्राफ्ट। ठीक है। ये आप देख रहे हैं इक्विलस मून लैग्रेंज पॉइंट EML2 के अराउंड ये। ठीक है। एनीवेज आगे बढ़े, क्लियर है ये? ठीक है। न्यू फ्यूचर स्टीम प्रोपल्शन इसकी बात कर रहे हैं भाई। ठीक है। नेक्स्ट, द मैकेनिज्म। Iculus spacecraft will allow scientists to test the ability for potential construction of deep spaceport। इससे पहले न्यूज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जो कि नासा ने बनाया हुआ है, और अभी चाइना ने भी एक TNN नेम से अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया। ठीक है। नेक्स्ट, इसरो टू डेवलप स्पेशियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल फॉर यूटी लद्दाख। इसरो इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप, एक और आप स्पेस सेंट्रिक न्यूज देख रहे हो। इसरो इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप स्पेशियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल फॉर यूटी लद्दाख एज अ गवर्नमेंट ऑफ यूटी। ठीक है। ये पॉइंट आप देख रहे हैं। ठीक है। जियो लद्दाख इसका नेम रखेंगे, जियो लद्दाख। इस पोर्टल का नेम होगा जियो लद्दाख। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्लियर है पॉइंट? इंडिया में कितनी यूटी है? लद्दाख भी यूटी है, जम्मू कश्मीर भी यूटी है, बताओ। 8 यूटी है। स्टेट्स कितनी है इंडिया में अभी? 28 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हटा दिया था ना स्टेट से। ये तो 370 कैसे हटाते, पहले उसको स्टेट से हटा के यूटी बनाया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो बाद में 2 यूटी बनी, और दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली का मर्जर हो गया था, तो टोटल यूटी 8 है और स्टेट 28 है। ठीक है। नेक्स्ट, ईस्ट कोस्ट रेलवे कमीशन फर्स्ट गति शक्ति टर्मिनल। PM गति शक्ति टर्मिनल्स की ये बात हुई थी ये बजट 2022 में, बजट 2022 में बात हुई थी कि PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे। ठीक है। PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, ये फर्स्ट गति शक्ति टर्मिनल आप देख रहे हैं ईस्ट कोस्ट का, कहां से? पारादीप उड़ीसा से। ठीक है। इसको लिख लो, फर्स्ट कहां से? पारादीप उड़ीसा। ठीक है। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बजट में कितने टर्मिनल्स की बात हुई थी? 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले आप देख रहे हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी आई थी। ठीक है। नए पोर्ट, कुछ एक नए पोर्ट हैं जो न्यूज में रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र की तरफ वाधवन पोर्ट है। ठीक है। केरल की तरफ विंझिम पोर्ट है। ठीक है। नए पोर्ट हैं जो महाराष्ट्र केरल में बन रहे हैं, इसके रिगार्डिंग भी आप लिख सकते हो। इवन केरल का जो पोर्ट है ये प्रोटेस्ट की वजह से न्यूज में भी है, इसको लिख सकते हो। ठीक है। 2 पोर्ट लिख लो जो ज्यादा न्यूज में है, नए पोर्ट जो इंडिया में बन रहे हैं।
विंझिम पोर्ट आप देख रहे हैं, केरल। ठीक है। और एक आप देखते हैं, वाधवन पोर्ट एक न्यूज में था। वाधवन पोर्ट है महाराष्ट्र। वाधवन पोर्ट। गति शक्ति जो कार्गो टर्मिनल्स हैं, इसमें क्या होगा, एक तो अपडेटेड आप देखोगे लॉजिस्टिक्स के लिए मतलब अच्छे होंगे, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे दे देंगे, ट्रेन कनेक्टिविटी के लिए रूट हो जाएगा यहाँ से, जो रोड रूट है वो बेटर हो जाएंगे। और आप देखो कि मतलब जो सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, मल्टी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोशिश इसमें यही होती है इस नए जो कार्गो टर्मिनल में, वो सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ से अवेलेबल हो। और दूसरा ये पोर्ट जो कार्गो टर्मिनल्स है अपडेटेड होंगे विद कैपेसिटी, विद इंफ्रास्ट्रक्चर, विद बिल्डिंग। ठीक है। तो यानी टोटल जो इंडिया की कैपेसिटी है वो बढ़े, और ब्लू इकोनॉमी में हम ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए, ज्यादा माल ढुलाई में इजी हो, एक्सपोर्ट में अपने को ईज रहे, इंपोर्ट जो आ रहे हैं उनके लिए ईज रहे। अब कई बहुत बड़े जहाज हैं जो अपने इधर नहीं आ पाते, लेकिन हम ये पोर्ट बना रहे हैं, विंझिम पोर्ट। ठीक है। जो ये विंझिम पोर्ट है, इसके बनने के बाद दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जो केरल की गवर्नमेंट है, केरल में अभी जैसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और इस पोर्ट को बनाने की अनाउंसमेंट की थी जो उससे पहले वहां कांग्रेस गवर्नमेंट थी। अब इसको लेकर चर्च वहां प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, किससे मेरीन लाइफ और ये सब। तो उनका ये प्रोटेस्ट कहीं बाहर से फ्यूल्ड तो नहीं है, क्योंकि इंडिया के लिए जब भी कुछ अच्छा होता है, पहले तमिलनाडु में स्टील लाइट प्लांट को लेकर ये प्रोटेस्ट हुए, अब यहाँ पे हो रहा है सेम। वाधवन पोर्ट को लेकर भी कुछ कंसर्न है महाराष्ट्र में, जो नए पोर्ट ये बन रही। ठीक है। तो इससे ओवरऑल इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए अच्छा होगा, और ब्लू इकोनॉमी में हम ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी। इंडिया फर्स्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, गरुड़ एरोस्पेस लॉन्च इंडिया फर्स्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसमें हमें याद बस यही रखना है किसने लॉन्च किया है, गरुड़ एरोस्पेस। ठीक है। ये वो कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक है। ड्रोन हम इनिशियली इसको यूएवी बोलते थे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। आजकल मैन ड्रोन भी है। ठीक है। इंडिया ने बनाया मैन ड्रोन, तो अभी तो मैन ड्रोन का भी है। ड्रोन की इतनी एप्लीकेशन है, डिफेंस सेक्टर में यूज कर सकते हो। ठीक है। एग्रीकल्चर में यूज हो सकता है, सोशल फंक्शंस में यूज हो सकता है। ठीक है। तो आगे की जो टेक्नोलॉजी है उसी पे काम करती हुई ड्रोन के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, और ये शुरू किया गरुड़ एरोस्पेस ने। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्लियर है पॉइंट। मीराबाई चानू विन सिल्वर मेडल इन 2022 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अब आपको पता है वेट लिफ्टिंग में एक बड़ा नेम क्या है, मीराबाई चानू। कौन सी स्टेट से है मीराबाई चानू, बताओ। इनका सिल्वर मेडल आया है वेट लिफ्टिंग चैंपियन। नहीं ना, नहीं। हाँ, मिजोरम में नहीं, सिक्किम में नहीं, नहीं। जो एक है उसको छोड़ के सारे बोल दिए। नहीं, नागालैंड है ही नहीं। मणिपुर। ठीक है। मेरा भी चानू नॉर्थ ईस्ट से है, मणिपुर से। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इनका आप देख रहे हैं कि सिल्वर मेडल आया है। ठीक है। इन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक में भी मेडल लिया है, 48 kg तब कैटेगरी में, ये 48 kg कैटेगरी में तब ये पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है। क्लियर है ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट। झारखंड बिकम फर्स्ट स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट फॉरेस्ट सोयल हेल्थ कार्ड। वैसे तो सोयल हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट का स्कीम ये 2014 या 15 में आया था। जैसे आप देखते हो अपने लिए हेल्थ कार्ड होते हैं, आयुष्मान कार्ड ये सब, वैसे मिट्टी की गुणवत्ता की जांच के लिए सोयल हेल्थ कार्ड। तो सोयल हेल्थ कार्ड से पता चलता है एनपीके फर्टिलाइजर में क्या यूज करना है, कितना यूज करना है, कौन सी फसल यहाँ सही रहेगी। अब उसी तरह का इनिशिएटिव
झारखंड की गवर्नमेंट ने लिया है और फर्स्ट स्टेट झारखंड इसमें बन गया है टू डिस्ट्रीब्यूट फॉरेस्ट सोयल हेल्थ कार्ड। ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट फॉरेस्ट सोयल हेल्थ कार्ड। तो फॉरेस्ट सोयल हेल्थ कार्ड में अगर हमसे क्वेश्चन हो तो हमें बताओ, ठीक है, कि ये कौन सा स्टेट बना है? झारखंड। ठीक है, झारखंड बना है। नेक्स्ट, NNRI release India's first high protein rice variety। NNRI क्या है? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, NRRI नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने जो वैरायटी लॉन्च की है इसका नेम रखा है धान 310। इंडिया फर्स्ट हाई प्रोटीन राइस। ठीक है, धान 310। ठीक है, इट विल टेक द प्लेस ऑफ पॉपुलर हाई यील्डिंग वैरायटी नवीन। अभी यूज होती है कौन सी वैरायटी? नवीन। ये उसके उसको रिप्लेस करेगा, धान 310। तो जो भी एग्रीकल्चर सेंट्रिक एग्जाम हो कहीं हो वहां ये पॉइंट ज्यादा रेलिवेंट रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, सेंट्रल लॉन्चेस घर गो होम रीयूनाइट पोर्टल, टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड डिजिटली मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग द रिस्टोरेशन एंड रिपार्टीशन ऑफ चिल्ड्रन। NCPCR जो नोडल इसमें आप बॉडी देखते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, हैज डेवलप्ड एंड लॉन्च अ पोर्टल। इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया, इसका नेम है घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल फॉर रेस्टोरेशन एंड रिपार्टीशन ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो ये डिजिटल ट्रांसफर ऑफ केसेज ऑफ चाइल्ड टू द कंसर्न जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इनके लिए जो नया पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन वाला वेबसाइट। तो घर गो होम और रीयूनाइट पोर्टल। ठीक है, घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट, केरल टू गेट इंडिया लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल। केरल, केरल टू गेट इंडिया लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल। और ये कहाँ से होगा? केरल की कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ठीक है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिया लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल। ठीक है, केरल टू गेट इंडिया लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल फ्रॉम कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ें। क्लियर है ये? लाइट टैंक्स का प्रोजेक्ट न्यूज में रहा था, प्रोजेक्ट जोरावर। पहले पहले इसको लेकर न्यूज थी कि प्रोजेक्ट जोरावर के रिगार्डिंग जो लाइट टैंक है वो कहाँ इंस्टॉल्ड होंगे? LAC। LAC बॉर्डर कौन से और LOC कौन से? हाँ, LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये इंडिया चाइना का जो बॉर्डर 62 के बाद क्रिएट हुआ वो बॉर्डर है, यानी लद्दाख के रीजन में है। ठीक है, अक्साई चीन बोलते हैं जहां हम इसको, अक्साई चीन और जो लद्दाख का रिमेनिंग एरिया जो, ठीक है, वो भी वैसे तो इंडिया का ही है अक्साई चीन भी, लेकिन चाइना ने उसको एनेक्स किया हुआ है 62 के युद्ध से, 62 की वॉर से। तो उनके इन बिटवीन जो लाइन है उसको LAC बोल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो जम्मू कश्मीर से लगती, जो पाकिस्तान कहते हैं बॉर्डर लाइन, उल्टो हम उसको डिस्प्यूटेड मानते हैं, हम कहते नहीं पूरा जम्मू कश्मीर इंडिया का है। तो वो जो बॉर्डर लाइन है उसको LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। अदरवाइज पाकिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर लाइन का नेम है रेड क्लिफ लाइन, और चाइना के साथ है मैकमोहन लाइन। ठीक है, इसमें आपको शो कर देते रेड क्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन। ठीक है, शायद यहाँ रखो। ठीक है, इस पे नहीं रखो, रेड क्लिफ लाइन एंड मैकमोहन लाइन। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ न्यूज क्या है? इंडियन आर्मी टू गेट 354 लाइट टैंक्स अंडर प्रोजेक्ट जोरावर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इंडिजिनियस प्रोजेक्ट एक्विजिशन ऑफ 354 लाइट टैंक अंडर प्रोजेक्ट जोरावर। दिस विल बी हाईली हेल्पफुल फॉर इंडियन आर्मी। ठीक है, टू फेस चाइना एंड पाकिस्तान इन हाई ऑल्टीट्यूड्स इन हिमालयाज। हम्म हाँ हाँ, वो गिवन है वो। ठीक है, इसमें आपको दिखा LAC एंड LOC इसमें देख लो, चलो। नहीं है given।
ये देखो इधर, ये तो LOC लाइन है, ये है LOC, इसको अलग उससे मार्क करो। ये LOC देख रहे हो, ठीक है। और इधर है ये LAC, ये LAC, ठीक है। तो LAC LOC। अब जनरली हमें लगता है कि जो टेरिटरीज की हम बात करते हैं, जैसे इधर 1962 की वॉर के बाद ये सारा रीजन चाइना ने इंडिया से एनेक्स कर लिया। ये तिब्बत नहीं है, तिब्बत इससे आगे वाला है, ये तो इंडिया का ही पार्ट था जो उन्होंने 62 में एनेक्स कर लिया। इसके ऊपर एक मूवी बनी है, तिब्बत इंडिया पार्ट नहीं है। इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है हकीकत, 1964 में आई थी, धर्मेंद्र की फर्स्ट या सेकंड ब्लैक एंड व्हाइट में मूवी थी, जिसमें रफी साहब का एक गाना था, अब तुम्हारे वाले वतन साथियों। तो उस मूवी में दिखाया है क्या कुछ हुआ था, कैसे इंडियन ने स्ट्रगल किया इंडिया के साथ, मतलब एक तरह से धोखा हुआ, क्योंकि चाइना ने उस टाइम ये सब नारे दिए थे, हिंदी चीनी भाई भाई, हमने कुछ आया सीरियस ले लिए थे। और चाइना ने बाद में जब अपनी यहाँ रोड्स बना दी, और अपनी गवर्नमेंट को पता भी नहीं था, कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया कि चाइना ने यहाँ रोड बना दिया है। तो हमने पूछा तुम्हें रोड कैसे बना सकते हो, क्या तुम्हें बॉर्डर क्लियर नहीं है? बोले बॉर्डर तो हमें क्लियर है ही नहीं। फिर बोले बॉर्डर तो दिया है ब्रिटिश ने। बोले नहीं, बॉर्डर हमें बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा। तो इंडिया ने भी उसके रिस्पॉन्स में कुछ एक पुलिस चौकी बना दी थी इधर इधर, फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिसी से। तो चाइना ये माना करता है कि इंडियन PM जवाहरलाल नेहरू ने हमें क्या किया, इस चीज के लिए भड़काया, हमें युद्ध करने के लिए। वो फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिसी ना बनाते तो शायद जंग की जरूरत ना पड़ती। पर इंडिया कहता है ये ऑलरेडी यहाँ आगे थे, इनके टैंक घूम रहे थे, हमें तो रिप्लाई करना ही था अपनी सोवरेनिटी के लिए, ठीक है, अपनी संप्रभुता के लिए हमें तो आना ही था आगे। तो इसीलिए हमने फिर वो तो रिप्लाई दिया था, रिवर्ट बैक वही उनको करना था, इसलिए हम आए यहाँ लड़ने। तो ये सारा इस पे इशू है। पर जो इसमें खराब पॉइंट है वो यही है कि ये रीजन अभी भी चाइना के एनेक्स में है। सेम ऐसी अप्रोच के साथ अभी ये फिर से आए थे डोकोलाम में। डोकोलाम तो उधर ये आप देखते हैं जो भूटान की तरफ। और अभी 2021 में ये लॉकडाउन के बहाने से यहाँ आ गए थे। लेकिन इस बार ये भारतीय फौज इसके लिए तैयार थी, और ऊपर से भी यही ऑर्डर थे कि अब कोई इसको लेकर अलग से फिर से कोई मतलब ढील नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको पता है क्लैश भी हुआ था गालवान वैली में। तो उसके बाद उस एक इंसिडेंट को अगर हम देखें, उसके बाद फिर भी आप देख लो कोई बड़ा क्लैश नहीं हुआ, और समहाउ कंडीशन वही रहेगी जो इससे पहले बनी हुई है, ठीक है। अदरवाइज ये सब पॉइंट था, क्लियर है ये, ठीक है। इंडिया अपना बाकी जो हम मैप मानते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, और जो है हमारा एक्चुअल में मैप, वो ये पूरा ही है, ठीक है। लेकिन हम मानते हैं चाइना ने 62 की वॉर के बाद, और पाकिस्तान ने 48 49 में जो कश्मीर वॉर हुआ था उसके बाद, हम तो इस पूरे को लेवल, ये तो अपना है ही, ठीक है, नो डाउट ये अपना है, हमारे एंड से कोई डिस्प्यूटेड नहीं है। ये डिस्प्यूटेड ये पाकिस्तान के एंड से है, क्योंकि हम इस मैटर को सोल्व कर सकते थे, अपनी इंडियन आर्मी कैपेबल थी। लेकिन देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने परमिशन नहीं दी आगे बढ़ने की, वो इस मैटर को UN में ले गए, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान अपने कोई इशू क्रिएट करता है, और वो कहते हैं तुम ही तो UN में लेके गए थे। आर्मी के हाथ में होता तो आज ये नक्शा हमें ऐसे ना दिखता, ये नक्शा हमें ऐसे दिखता ही ना। वो अलग बात है, लाहौर वाला पॉइंट कब था, शास्त्री जी के टाइम था, वो 65 की वॉर की बात है, ये उससे पहले जो कश्मीर वॉर था, ठीक है, जो आजादी के बाद था। तो ये पॉइंट इसलिए आज हम देखते हैं। और इसमें क्या था कि हमने ज्यादा विश्वास किया चाइना पे, और या हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम कहीं चूक खा गए, या उसमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी जो ये सब नहीं थी, इसकी वजह से ये पॉइंट पे भी हम देखते हैं कि अपने एंड से नहीं लेकिन चाइना के एंड से डिस्प्यूटेड है। अभी चाइना जो नजरें गड़ाए बैठे हो किस पे, अरुणाचल पे, इस पे तो इंडिया ने एक नया बहुत बड़ा रोड पूरे उसके बॉर्डर के साथ फ्रंटियर हाईवे प्लान की है, इसीलिए अब उसकी वजह से चाइना और उसको इशू बना सकता है, पर इंडिया ने इसलिए किया है इन फ्यूचर वॉर होती है तो फिर अब हम वो इंडिया नहीं रहेगा जो 62 में इन्होंने देखा था। हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, अपनी आर्मी को हम वेपन्स देंगे, तो हम पीछे नहीं रह सकते हैं। 62 में क्यों पीछे रह गए? एक तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वेपन्स उतने नहीं थे, नहीं तो इंडियन आर्मी तो ज्यादा ब्रेव है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। हमारा कोई चाइना के साथ 1 on 1 में तो नहीं, एक तो चाइनीज नंबर में ज्यादा थे, वेपन्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, रोड, हम ये बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो फिर हम दूसरों को क्या ब्लेम करें,
ठीक है, तो अगर हम अपनी एंड से तैयारी पूरे रखेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट ज्वाइंट हाइपरसोनिक व्हीकल ट्रायल। अगेन स्पेस सेंट्रिक न्यूज देख रहे हैं हम। इसरो कंडक्टेड ज्वाइंट हाइपरसोनिक व्हीकल ट्रायल अलोंग विद ये HQIDS इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल की टाइप होती है सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। क्या डिफरेंस होते हैं? एक वर्ड बोलते हैं सबसोनिक, सबसोनिक मिसाइल। एक रहता है सुपरसोनिक और ये तीसरा होता है हाइपरसोनिक। सबसोनिक क्या है? सबसोनिक होता है जब मिसाइल का स्पीड कम हो, ये या स्पीड नहीं, वेलोसिटी, मिसाइल का वेलोसिटी कम हो वेलोसिटी ऑफ साउंड से। और यहाँ सुपरसोनिक में आप देखते हैं मिसाइल वेलोसिटी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, और हाइपरसोनिक में मिसाइल वेलोसिटी मच ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो हाइपर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसोनिक पे मिसाइल वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड से, और सुपरसोनिक में ज्यादा होगा, हाइपर में और ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तीन टाइप बन जाती है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। नेक्स्ट, Indian Navy participate in the maiden international fleet review hosted by Bangladesh। ठीक है, इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द मेडन इंटरनेशनल फ्लीट। ठीक है, इस पे आप देख रहे हैं कि हम जो बायलैटरल एक्सरसाइजेज हैं, जैसे आर्मी का एक्सरसाइज हो गया, एयरफोर्स का हो गया, नेवी का हो गया, इन सब में पार्टिसिपेट करते हैं, सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। डिफेंस एक्सरसाइजेज इनको कह रहे हैं। इसमें पार्टिसिपेशन का क्या है? एक दूसरी कंट्री से हम स्ट्रेटेजी सीखते हैं। ठीक है, और इसमें एडवांटेज रहती है। तो ये सारे पॉइंट है। अगर कल को कोई फुल फ्लैज कोई वर्ल्ड वॉर 3 हो, कोई और वॉर हो, तो सबने अपने ढंग से तैयारी की हो। इसके लिए डिफेंस एक्सरसाइज होती है साल भर अलग अलग कंट्रीज के साथ। ठीक है, उसी में से एक आप इधर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट, इसको हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, अब इलेक्शन सेंट्रिक न्यूज। इलेक्शन के बारे में हम देख रहे थे, इसमें क्या न्यूज है? जो, हाँ, 3 स्टेट में, 2 स्टेट और एक यूटी। एक तो गुजरात में इलेक्शन, ठीक है, और हिमाचल में, हाँ, दिल्ली में एनसीडी, गुजरात, हिमाचल एंड दिल्ली, दिल्ली एनसीडी। ठीक है, अब इसके ऊपर था भाई कहीं पे, ये हिमाचल में जैसे ये रिवाज रहता है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, तो बोले रिवाज कंटिन्यू रहा है यहाँ पे। यहाँ कौन? कांग्रेस, INC कांग्रेस जीत, आज उन्होंने CM भी अनाउंस कर दिए हैं। ठीक है, हाँ, तो ये सारा पॉइंट इस पे आप देख रहे हैं। गुजरात में जो वहां पे राज ही कायम रहा, रिवाज तो वहां नहीं है। ठीक है, वहां पे राज कायम क्या रहा, फिर से बीजेपी, और इवन बीजेपी और स्ट्रॉन्ग होके सामने आई, 156 सीटिंग की आई। ठीक है, और यहाँ पे कांग्रेस ने ऑलमोस्ट 2/3 आप कह सकते हो। ठीक है, दिल्ली एमसीडी में थोड़े से मार्जिन से इसमें आगे होगी आप। दिल्ली एमसीडी में चेंज हो गया, यहाँ लगातार रूल कर रहा था बीजेपी 15 साल से, यहाँ पे आम आदमी पार्टी आ गई। ओवरऑल सारी पार्टी के सपोर्टर्स के लिए गुड न्यूज आई इस बार के इलेक्शन में। कांग्रेस के लिए खासकर, कांग्रेस ने 2018 के बाद से कोई स्टेट का इलेक्शन नहीं जीता था, किसी स्टेट में वो नहीं जीते थे, तो 2018 के बाद अभी जीते हैं हिमाचल में। ठीक है, और आम आदमी पार्टी ये बहुत हवा बना रही थी गुजरात में, और ये पता चला इसकी 5-6 सीट में मुश्किल से आगे, वो भी गलती से आ गई। ठीक है, वो भी कुछ नहीं रही, और ये लिख लिख के देते थे इनके सिम अरविंद, हमारी सरकार बन रही है, तो लिख के कांग्रेस की 20 सीट नहीं आएगी, खुद की नहीं बताई, खुद की 10 भी नहीं है। ठीक है, कांग्रेस की बता रहे थे ये। अगर ये पूरे जोर से इसमें लड़े, वैसे बीजेपी जीतने का पॉइंट भी यही रहा, क्योंकि ये दमखम से लड़े, एंटी बीजेपी वोट डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से और एडवांटेज मिली। ये हिमाचल में पूरे दम से नहीं लड़े तो एडवांटेज मिला कांग्रेस ने, तो वहां भी। और सेम कांग्रेस दिल्ली एमसीडी में अच्छे से नहीं लड़ी, अदरवाइज आप यहाँ नहीं जीत पाती। तो कई बार ऐसे स्ट्रेटेजीज होती हैं, हम लोग नहीं समझते इन चीजों को, वो उन्होंने यहाँ बहुत ज्यादा नहीं किया, तभी दोनों को चांस मिला, अदरवाइज तो दोनों के लिए ही मुश्किल होने वाली थी। और दूसरा, दिल्ली के जो CM है, इनका कुछ एक बेसिक सा मॉडल है, इन्हें लगा था गुजरात भी जीत जाएंगे,
इनका क्या दिल्ली का मॉडल क्या है, दिल्ली में एक तो माइग्रेंट पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, पहला तो माइग्रेंट पॉपुलेशन ज्यादा है, दूसरा दिल्ली में आप देखते हो ये फ्रीबीज, ठीक है, फ्रीबीज मॉडल वहां लेके भी गए, और इसके अलावा आप दिल्ली में देखते हो जो जहां पे भी थोड़ा सा सेपरेटिस्ट मूवमेंट होगा, जैसे पंजाब में आपने देखा खालिस्तान, कल को केरल में भी अगर आम आदमी पार्टी सरकार बना दे कुछ सालों बाद, किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, ये केरल में बना सकते पर गुजरात में नहीं बना सकते कभी। गुजरात में क्यों नहीं, गुजरात में लोग गुजरात को अलग ढंग से देखते हैं, वो जैसे इमेजिन करते हैं ना उसमें आम आदमी पार्टी की विचारधारा कहीं फिट ही नहीं आती, इनकी विचारधारा होती है वही आप देखते हो कहीं पे ये जीतते ही दंगे कराए थे दिल्ली में, जीतते इनके दिल्ली में दंगे हो गए थे पिछले अभी जो लास्ट इलेक्शन थे उसमें, इसी वजह से अब इनको जो मुस्लिम बेल्ट में वोट मिला ही नहीं, वहां पे कांग्रेस जीतती है एमसीडी में, मुस्लिम एरिया में कहीं नहीं जीतते, ना अमानुल्लाह खान के एरिया में जीतते, ना जो इनका काउंसलर दंगे करा रहा था जेल में ताहिर हुसैन, ना उसके एरिया में जीतते। तो इनका जो इस तरह का मॉडल रहा था, हर जगह हम जाएंगे, माइनॉरिटीज के वोट लेंगे, माइग्रेंट्स के वोट लेंगे, फ्रीबीज अनाउंस करेंगे, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे और जीत जाएंगे, या कहीं कहीं पे कास्टिस्ट पॉलिटिक्स भी करेंगे। तो ये मॉडल इनका समझ आ गया इनको गुजरात में फेल होने के बाद कि ये सिर्फ पंजाब और दिल्ली के बाहर अब कहीं नहीं जीत सकते, एटलीस्ट कुछ साल तक जीत नहीं सकते हैं, फिर उसके बाद केरल वगैरह नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जीत सकते हैं, क्योंकि वहां भी कुछ कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ये सब है, वहां पे कुछ इन्हें सक्सेस मिल सकती है, बाकी और कोर एरियाज में नहीं जीत सकते हैं। सेम कांग्रेस की स्ट्रेटेजी इसमें अच्छी रही, हिमाचल में उन्होंने उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस किया जो पॉइंट्स पे वो हिमाचल में, जैसे ओपीएस हो गया, ठीक है, इन्होंने कई कई ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाए, तो वहां पे लोग वापस से इनके साथ जुड़े, और सबसे बड़ी बात कांग्रेस में राहुल गांधी ने एक भी रैली नहीं की हिमाचल में, ठीक है, पता चला, वो अलग बात है, आज शपथ ग्रहण समारोह में राहुल को बुला रहे हैं, यही तो लोग थोड़ा धोखा खाते हैं, जो बंदा एक रैली करने नहीं आया तभी तो जीत गए, उससे तो पूछ के सीएम बना रहे, अगली बार के लिए नाश कर दिया, प्रतिभा सिंह उसमें सबसे आगे थी रेस में सीएम की, उन्हीं की मर्जी से टिकट मिले थे, अब बाहर बैठे लोग जो थोड़ी सी न्यूज पढ़ते हैं मैं जैसे लोग, उनको भी समझ आ जाता है, और लेकिन इन्होंने अब लास्ट मोमेंट पे जो सीएम बनाया ना, ये वापस से फिर से अगली बार फिर चेंज हो गया, हो सकता है 5 साल से पहले ही हो जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े फ्रैक्शन को उससे नाराज कर दिया, जिन्होंने इनको जितवाया वहां पे जीत इनके हाथ में जाके रख दी, क्योंकि सीएम उससे पूछ के बना रहे हैं जो कभी रैली करने नहीं आया, जिसको कुछ पता नहीं होगी पॉलिटिक्स का, जो कागज पढ़ के सही नहीं बोल सकते उससे पूछ के सीएम बना रहे हैं, तो यही गलतियां पहले करते हैं फिर कर रहे हैं, एक बार जीत गए फिर जात जोश में आ गए हैं, फिर वही गलतियां करने जा रहे हैं, आगे के लिए मतलब कुछ सबक नहीं सीख रहे हैं भाई, कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा मैसेज देते, ठीक है, बाकी और पता चलेगा अभी। और गुजरात में बीजेपी का वही, इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करते हैं, कोम का आदमी है ही नहीं वो, ठीक है, जो वो इन्होंने क्या ठाकुर प्लस ब्राह्मण कास्ट को खुश करने के लिए सीएम ठाकुर बना दिए, डिप्टी सीएम ब्राह्मण अग्निहोत्री, तो वो इनका कास्ट जो नेक्सस है, सिस्टम है, उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया है, आज की न्यूज में वही सब है, वो उसका बंदा होता तो कल सारा दिन पुलिस से लाठियां खा के वो विरोध करके, और वो क्यों कर रहे थे, सारे दिन का यही था, वो कह रहे थे या तो वीरभद्र सिंह के लड़के को बना दो, वो इतना यंग डायनेमिक लीडर, उसने जीत हाथ में आके रख दी, इंटरव्यू वो देता था, स्ट्रेटजी वो बनाता था, और सीएम बनाने के टाइम ना उसकी मदर को बनाया ना उसको बनाया, इसको बना दिया, इसको ऐसे बनाने के पीछे इनकी स्ट्रेटजी ये थी, दिखाएं भाई आम आदमी भी कांग्रेस में भी सीएम बन सकता है, लेकिन उसके साथ मतलब इसको चलो डिप्टी सीएम बनाए थे, जो सीएम के फेस में वही ज्यादा लग रहा था, बाकी अलग अलग स्ट्रेटजी इनकी रहती है, ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। वोट परसेंट में तो 1% का डिफरेंस था, 43-42, वोट परसेंट से भी कई बार बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगता है, क्योंकि मान लो यहाँ पे डिफरेंस बहुत थोड़ा है, जो इनके एंटी वोट्स थे बीजेपी के, खुद कुछ बीजेपी के लोग लड़ रहे थे निर्दलीय, वही में टिकट नहीं दी, इन्होंने टिकट सही नहीं दी और कॉन्फिडेंस में, इसकी वजह से यार, ठीक है, और उन्होंने टिकट बहुत सही दी इस बार, इस वजह से उनके एडवांटेज, टिकट देना बहुत जरूरी होता है, हम लोग इसको समझते ही नहीं, टिकट सही कैंडिडेट्स को दो तो 5 साल और ये सब कुछ लास्ट में सब कुछ इक्वलाइज हो जाता है, अगर टिकट भी सही बांट दिए तो, ज्यादा लोगों ने उसका टिकट बांटने में विरोध नहीं किया, तो कई बार लोग समझते नहीं ये यहाँ कैसे जीत गए, ये यहाँ कैसे हार गए, तो यही तो पॉलिटिक्स होती है, जब डिटेल में बढ़ते हैं तब समझ में आते हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया दिए इस बार,
ठीक है। और ये तो आप देख रहे हो गुजरात में इनका, ठीक है, मीम बना दिया था किसी ने, बोले यहाँ नहीं हारेंगे, यहाँ भी हार के तो फिर कहाँ जीतेंगे। ठीक है, वो अलग बात है, पता नहीं केजरीवाल कैसे क्यों लगता है हार सकते हैं। पहले ये 2014 में लड़े थे नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट वाराणसी से, तब भी हार गए थे। पुराना भूल गए थे, तब भी ट्वीट के करते थे ये मुझसे हार रहे हैं, तभी 2 दिन से लड़ रहे हैं, फिर यहाँ पे आ गए, फिर से वही हार गए। ठीक है, नहीं समझना चाहिए, जो दिल्ली है और पंजाब है वो है इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड, और वो रहेगा। उसके बाहर जाके तुम यूपी में जाके तुम टारगेट करो पीएम को, कोई चांस ही नहीं है, जमाना जब्त भी नहीं बचा सकते हो। ठीक है, सीट जीतना तो बहुत दूर की बात है वहां पे, और कहाँ गुजरात में जाके ट्राई कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट इस पे आप देख रहे हो, एमसीडी झाड़ू इन आप हैंड्स। ठीक है, इसमें भी बहुत डिफरेंस नहीं रहा। ये कह रहे थे कोई ओपोजिशन में 20 सीट भी नहीं आएगी, 104 सीट आ गई। बीजेपी 134 आप, और कांग्रेस इधर भी खत्म 9 सीट। ठीक है, कांग्रेस का से अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस रही गुजरात में, और बीजेपी की अब तक की किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस रही है गुजरात में। और एमसीडी में तो ओवरऑल 15 साल से थी बीजेपी, अब यहाँ कौन आ गई है, आम आदमी पार्टी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अब ये पॉलिटिक्स की न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स वैसे अभी तो शायद नहीं हुआ। ठीक है, कल तक तो न्यूज आई नहीं थी, सुबह आई हो तो अलग। एक आपको बेसिक पॉइंट बताओ, जब इलेक्शन की हम बात करते हैं तो ईसीआई के बारे में बताओ। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये गिवन है आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 3 मेंबर बॉडी है ये। इसमें आप देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, और इनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, और इनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर। अभी जो ये पार्टीज यहाँ जीतती हैं तो यहाँ अनाउंस होंगे अब सीएम। जब सीएम अनाउंस होंगे इनको ओथ दिलवाएंगे गवर्नर। ठीक है, तो ये सब बेसिक से पॉइंट याद रखना। सीएम को ओथ कौन दिलवाता है, गवर्नर। गवर्नर को ओथ दिलवाते हैं इनकी पोस्ट की प्रेसिडेंट। ठीक है, सीएम सीएम एंड मिनिस्टर, जो बाकी मिनिस्टर्स भी स्टेट के होंगे, उनको ओथ दिलवाते हैं गवर्नर। ठीक है, गवर्नर ओथ दिलाते हैं। मान लो किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं आती तो पावर किसके पास आती, गवर्नर पहले किसी एक पार्टी को इनवाइट करता, भाई आपके पास कुछ दिन है, तुम बना सकते हो गवर्नमेंट तो बनाओ, फिर दूसरी पार्टी को, दोनों ही नहीं कर पाते तो फिर इलेक्शन फिर से कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक से पॉइंट ये पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें सबसे बड़े, और इनके नीचे होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर। 3 मेंबर बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन। ठीक है, सीएम का पोस्ट भी आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लाइक जैसे पीएम गवर्नर उसी तरह से। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है सेंट्रल लॉन्चेस इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल। ठीक है, कृषि निवेश पोर्टल, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल लॉन्च की है। कृषि निवेश पोर्टल, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल। ठीक है, कृषि निवेश पोर्टल। तो एग्रीकल्चर की इन्वेस्टमेंट के लिए याद रखना इसी जैसा ही नाम है, एग्रीकल्चर यानी कृषि में निवेश के लिए। पोर्टल का नाम कृषि निवेश पोर्टल, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस टीबी टेस्टिंग किट गेट अप्रूवल। टीबी के दुनिया भर में सबसे ज्यादा मरीज हैं इंडिया में। टीबी यानी ये एक ऐसी डिजीज है जिस डिजीज से सबसे ज्यादा लोगों की डेथ होती है। ठीक है, 1 ऑफ 2 डिजीज कह सकते हैं सबसे ज्यादा लोगों की डेथ होती है। और टीबी का डिजीज होता है बैक्टीरिया से। जनरली हम लोग बैक्टीरिया को क्या समझते हैं, वे बैक्टीरिया तो यूजफुल होते हैं और वायरसेस हार्मफुल होते हैं, पर टीबी का जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से सबसे ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, तो एक केस ये भी है। और इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस टीबी टेस्टिंग किट अप्रूवल, इसका अप्रूवल मिला है। इसका कुछ नेम गिवन है, देख लेते हैं। किट बनाई किसने है, पुणे बेस्ड माई लैब कंपनी ने। ठीक है, पुणे बेस्ड माई लैब कंपनी ने। अप्रूवल कौन देता है, ये किट होगी और वैक्सीन होगी और मेडिसिन हो गया सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसके अंडर आता है, ये अंडर आता है डीसीजीआई के, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर आता है सीडीएससीओ। ठीक है, ये अप्रूवल देता है। इस तरह के जितने पॉइंट आपके रहते हैं, आईसीएमआर को लेकर ये बात कर रहा है
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली बेस है ये ICMR। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन को अप्रूवल DCGI देता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है ये, आगे बढ़े। नेक्स्ट टीबी के, हम टीबी के रिगार्डिंग देखे, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नागपुर मेट्रो एंड NHAI अचीव गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिल्डिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर। नागपुर मेट्रो एंड NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अचीव गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिल्डिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एज नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र गेंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिल्डिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायरडक्ट। ठीक है, ये सारा पॉइंट इस पे आप देख रहे हो। एलिवेटेड हाईवे एंड मेट्रो रेल पोर्टेड फॉर ए सिंगल कॉलम पीरियड। ठीक है, ये सब पॉइंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे किसके पास है? नितिन गडकरी, MORTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे किसके पास है? ये नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी खुद कहाँ से है? नागपुर से। ठीक है, नितिन गडकरी भी यहीं से है। क्लियर है ये, आगे बढ़े। ठीक है, MORTH मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे। ठीक है, MP से नहीं है, महाराष्ट्र से। नागपुर से लोकसभा से होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ध्यान आ रहा है। नेक्स्ट, इंडिया सर्विस सेक्टर आउटपुट ग्रोथ हिट 3 मंथ हाई नवंबर। अब देखो, एक इंडेक्स रहता है आपका PMIS, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स सर्विसेज, ये सर्विस सेक्टर का ग्रोथ दिखाते हैं। एक होता है PMIM, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ दिखाता है। तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ के लिए है PMIS, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स सर्विसेज। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, यहाँ लिख दो, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्विसेज। ठीक है, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को अगर हमने ट्रैक करना है तो मंथली इसका डाटा आता है। हम इसको देखते हैं कि इंडिया में सर्विस सेक्टर कैसे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल इस मंथ में क्या रहा है रिस्पॉन्स, पिछले मंथ क्या था। तो अभी के लिए फिर से एक अच्छा न्यूज है कि पिछले 3 मंथ से बेटर किया है इस बार। ठीक है, नवंबर में ये रहा है 56.4। 50 से अबव ये होता है एक्सपेंशन, बिलो 50 ये होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये ऐसे रहता है 53, 54। अगर 50 से कम आया तो कॉन्ट्रैक्शन 48, 47 ये, और 50 से सॉरी बिलो आया तो कॉन्ट्रैक्शन 48, 47। 50 से अबव आएगा तो एक्सपेंशन, 53, 54, अभी 56.4 रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट, ओपोजिशन डिमांड डिस्कशन ऑन बॉर्डर इशू विद चाइना। अभी देखो क्या, जो नया सेशन अभी शुरू हो गया है। ठीक है, विंटर सेशन, साल में 3 सेशन होते हैं। देश में पार्लियामेंट कैसे काम करती है, देखो 3 सेशन होते हैं। इनको याद करने की ट्रिक रहेगी BMW। B से कौन सा सेशन? बजट सेशन। M से मॉनसून सेशन। W से विंटर सेशन। इन 3 सेशन में काम होते हैं। मैं आपसे पूछूं, प्राइम पर्पस क्या है सरकार का? प्राइम पर्पस क्या है? लॉ बनाना। और लॉ कैसे बनेंगे? जब पार्लियामेंट चलेगी। पार्लियामेंट कब चलती है? जब सेशन है। बजट सेशन होगा, सबसे बड़ा सेशन होता है ये। फिर मॉनसून सेशन, और लास्ट में ईयर एंड में जो सेशन आता है उसको विंटर सेशन। ठीक है, एक बार कहीं मैंने न्यूज देखी, न्यूज आई सरकार ने कोई डाटा प्रोटेक्शन बिल बनाया, तो किसी ने उस पर कमेंट कर दिया इसको नॉलेज नहीं। ये क्या मतलब है? कोई भी बिल बनाए जा रहे हैं जैसे हम करते हैं। और किस लिए बनाते हैं? गवर्नमेंट बिल लेके आनी है, लो ही बनाने हैं।
ठीक है। कोई लॉ अगर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो कौन उसमें एक्ट करेगा? सुप्रीम कोर्ट। या आप PIL भी लगा सकते हो, आपको लगे भाई ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो लॉ ही तो बनाने हैं और पर्पस ही क्या है। तो अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉज हैं? अभी न्यूज में था, कल न्यूज में आ रहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्यसभा में पास कर दिया है, ठीक है। तो एक UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैटर पहले आपकी क्लास में बताया था। इंडिया में क्या है, क्रिमिनल कोड क्या है, सबके लिए एक जैसा है। जब आप लॉ की बात करते हो तो क्रिमिनल कोड क्या है, सबके लिए एक जैसा है, ठीक है। यहां देख लेते हैं इसको, ठीक है। जब हम लॉ की बात करें, एक होता है क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या है? क्रिमिनल लॉ ऑलरेडी क्या है, यूनिफॉर्म है। क्रिमिनल लॉ में क्या है भाई, किसी ने लूट, मर्डर, इस तरह के जो चार्जेस हैं वो क्रिमिनल लॉ में आएंगे। सिविल लॉ में कैसे केस आते हैं? सिविल लॉ में डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, मैरिज। तो इसके ऊपर पहले भी तो मैटर आया है और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये वाले लोग क्या है, सबके लिए अलग। जैसे एक है हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट ये अलग है। फिर मुस्लिम्स के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग एक्ट है, ठीक है। फिर आप देखते क्रिश्चियंस के लिए अलग है, पारसीज के लिए अलग है मैरिज को लेकर। तो ये सिविल कोड क्या होना चाहिए, कंट्री एक है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो इसी चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है आर्टिकल 40, ये आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत 44, 40 नहीं सॉरी 44, आर्टिकल 44 है कि देश में लाना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। कॉन्स्टिट्यूशन के जो DPSP पार्ट है, यानी पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें गिवन है, ठीक है। और कोर्ट ने भी इसके लिए काफी बार कहा है। तो अभी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इस चीज का, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का। राज्यसभा में भी पास हो गया है, लोकसभा में इसको देखते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट। अब देखो और कौन कौन से बिल है जो इस बार जो हम देखने एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज आएंगे, चाइना बॉर्डर इंकर्जन को लेकर, साइबर अटैक ऑन एम्स, इसको डिस्कस करेंगे। अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, प्राइस राइज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, फेलियर टू प्रोवाइड लीगल सेंक्टिटी टू MSP, रीथिंक ऑन EWS रिजर्व, ये सब टॉपिक है जिस पे डिबेट होगा पार्लियामेंट में, ठीक है, जो न्यूज में ज्यादा रहे। और क्योंकि ओपोजिशन का काम क्या है, आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाना। अगर सरकार भाई किस पे अच्छा कर रही है तो वो तो सरकार कह देगी हमने इस पे किया, लेकिन किसी पॉइंट पे नहीं किया तो ओपोजिशन काम है उनको रेज करना, ठीक है। और सही पिक्चर कंट्री के सामने रखना। और स्टिकिंग पॉइंट, रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड सेंटर, ये अभी देख रहे हो भाई, जजेस जो हैं ये अपने ही नियर एंड डियर्स को अपॉइंट करते रहते हैं। कोलेजियम सिस्टम है जिसमें 4 जजेस प्लस CJI, जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस CJI, ये जाते हुए एक और CJI बना जाएंगे। तो इसमें कहते हैं ओपोजिशन भी हो, रूलिंग पार्टी के लॉ मिनिस्टर भी हो, फिर कोई जज बने। फिर फॉलिंग रूपी, डिक्लाइनिंग ये ग्रोथ, और एलिग वोटर थेफ्ट इन कर्नाटक, अटैक ऑन कश्मीरी पंडित इन जम्मू एंड कश्मीर, ये सब इशू है जिनके ऊपर अभी जो हॉट डिबेट्स है हमें देखने को मिल सकते हैं पार्लियामेंट में, अपार्ट फ्रॉम लॉ, ठीक है। जो लॉ बनाने उसके साथ साथ ये सब टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं इशू में रह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है। हाँ बिल्कुल फिक्स टाइम है, मतलब ओवरऑल सारों का मिला के 100 दिन भी नहीं बनते हैं। यानी देश की जो संसद है 365 में से 100 दिन से भी कम काम करती है, 90 कुछ डेज काम करती है। पहला सेशन सबसे बड़ा होता है, उसमें बीच में 1 महीने का हॉलीडे भी, 1 2 1.5 महीने का, उसमें बजट पास करके फिर कुछ टाइम बजट अनाउंस करके कुछ टाइम हॉलीडेज और फिर पास करने हैं। फिर मानसून सेशन होता है, ये छोटा सा होता है, और विंटर सेशन भी छोटा 15-20 दिन का, ये भी 15-20 दिन। पहले वाला होता है लगभग 2 2 महीने, ठीक है। तो टोटल का बस वो याद रखना। नेक्स्ट, ये लास्ट करंट की क्लास में किया था, इंडिया में डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये आ चुकी है, लेकिन इसमें गांधी जी तो खैर नहीं दिखेंगे, ठीक है, विदाउट गांधी जी की इमेज के आई है। ये जो सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी है, इसका क्या पॉइंट है, इसको समझ लो, ठीक है। पहले यहाँ आपको बता देता हूँ, लास्ट क्लास में दूसरे बैच के साथ ये हुआ था। CBDC
इसको आप ऐसे समझोगे क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखो क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज को हम दो वे में देख सकते हैं, एक तो जो प्राइवेट कंपनीज इशू करें, और एक हम कह सकते हैं जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के एंड से सेंट्रल बैंक, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक इशू करे। अब एक्चुअल में सेंट्रल बैंक जब इशू करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं। ऐसे तुम कुछ पैसे लिख के छाप दो ये पैसे हो जाएंगे, नहीं, ठीक है। सेंट्रल बैंक, तो इसको क्या बोला, CBDC वर्ड बोला, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब RBI इस पे इशू कर रहा है, जैसे RBI ने इस पे इशू किया अभी पायलट प्रोजेक्ट। RBI की CBDC का नाम है डिजिटल रूपी, और इसको लिखते हैं इस वे से ER। अब ER दो सेगमेंट में आया है, एक आया है ER होलसेल आया था पहले, और अभी ER रिटेल आया है। इसके लिए आपको एक ऐप चाहिए होगा, इस ऐप की हेल्प से आप पेमेंट कर सकते हो। सरकार को फायदा ये होगा, प्रिंटिंग की कॉस्ट कम हो जाएगी, लोगों को ये फायदा होगा, इंस्टेंट सेटलमेंट होगा इसमें उसी सेकंड, कोई मतलब बाद में नहीं सेटलमेंट, ठीक है। तो बहुत चीजों में इसमें बेनिफिट रहने वाला है ये CBDC। और प्राइवेट जो इशू करते हैं उसको बोलते हैं VDAs, जिसको जनरल आम लोग समझ लेते हैं क्रिप्टो करेंसी। वो क्रिप्टो करेंसी नहीं, वो है एज पर गवर्नमेंट वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। इसमें वो बचा कुचा सब माल आ जाएगा, ये कंपनी वाला, ये सब बिटकॉइन आ जाएंगे, डोजकॉइन, इथेरियम, NFTs, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे। अदर देन जो भी डिजिटल रुपी है वो इसमें आएगा। अब डिजिटल रुपी वाला ये पॉइंट क्यों, इसमें सरकार भी गारंटी दे रही है, लीगल टेंडर भी है, ये कितना बेनिफिट है। और ये तो अभी चल रही है, नेक्स्ट सेकंड ना चले हूं नो, ठीक है, कुछ नहीं पता इनके बारे में। तो इनको क्या बोला बजट में, VDA बोला था, जो बजट 22 था, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। और बाकी को क्या बोला है, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब ऐसे ही कह रहे हैं US लेके आएगा डिजिटल डॉलर, चाइना लेके आएगा युआन, ठीक है, सब लोग सब मतलब कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के लेके आएंगे। और RBI क्या लेके आया है, डिजिटल रूपी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, इसको अब आर्टिकल से पढ़ो। देखो इसमें क्या पॉइंट, ₹3 करोड़ डिजिटल करेंसी इश्यूड टू बैंक इन फर्स्ट 2 days। ये पिछली क्लास में पढ़ा था, 4 बैंक और कुछ सिलेक्टेड सिटीज में CBDC का रिटेल वाला प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, कुछ इस तरह की ये वर्चुअल में करेंसी, ठीक है। अब इसमें देखो CBDC W का मतलब क्या है, होलसेल, CBDC R मतलब क्या, रिटेल, ठीक है। रिटेल और होलसेल के लिए आप देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी इस पे। नेक्स्ट, वाई COP15 मैटर्स फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। COP15 कहाँ से हुआ था, और ये सॉरी COP15 क्यों मैटर करने जा रहे हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अभी देखो इसके ऊपर ये दिखा रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करना है, ह्यूमंस को ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज के टाइम में कितनी स्पीशीज हैं जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो खो चुकी हैं, कितनी एक्सटिंक्ट हो गई हैं, कितनी वनरेबल हैं। तो उन्हीं सब पॉइंट को देखते हुए ये आपका पॉइंट है COP15। COP15 का मतलब क्या, इसको समझो, 15 का मतलब है 15th एडिशन, यानी 15वीं बार हो रहा है। COP वर्ड ये एनवायरमेंट वाली समिट्स में होता है। पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब कंट्रीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें, ठीक है। और ये किसके ऊपर है, ये वही नाम हो जाएगा CBD, किसके ऊपर है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसका नेम हो गया CBD, ठीक है। तो ये पॉइंट इस पे आप देख रहे हो, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट, 1992 का जो रियो समिट था ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। 1992 रियो समिट, ठीक है, ब्राजील में समिट हुआ था सबसे पहले अर्थ को बचाने के लिए, और इसके बाद ये सारी अलग अलग कन्वेंशन इन्वायरमेंट वाली सामने आई, ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड डिसीजन आया है, जिसको लिखा है न्यूज़पेपर ने, हर चॉइस।
हाई कोर्ट अलाउ एबॉर्शन एट 33 वीक। वैसे एबॉर्शन का अलाउ किया था ये 26 वीक का, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको 33 वीक के लिए भी। और ये सारा मैटर किस एक्सेस, सॉरी 24 वीक का पहले अलाउ किया था, नोट 26। ये सारा मैटर किससे रिलेटेड है, एमटीपी एक्ट से। एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है। एबॉर्शन इज अलाउड ओनली टिल 24 वीक तक पहले अलाउड था, और अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको और कितना किया है भाई, 33 वीक तक भी एबॉर्शन अलाउड होगा, और ये उस वुमेन की चॉइस होगी, ठीक है। तभी इसको कहा हर चॉइस, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं, गौतम अडानी, फोर्ब्स की रैंकिंग में ये, ठीक है। अडानी फाउंडेशन जो 1996 में बना था। अब देखो ये सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट इंडिया के लिए तो एक अचीवमेंट है। पिछले कुछ सालों में जितने फिलेंथ्रोपिस्ट बने हैं ज्यादातर इंडिया की, अदर देन बिल गेट्स को छोड़कर। जैसे कभी नेम आता है रतन टाटा का, ठीक है, कभी नेम आता है अजीम प्रेम जी का, अभी नेम किसका है, गौतम अडानी का। तो हर साल मेरा कोई इंडियन ही बन रहा है, तो अपने लिए ये पॉइंट भी ज्यादा गर्व करने वाला है। और गुजरात के लोगों के तो रोल मॉडल है गौतम अडानी भाई। वो कहते हैं हमें बिजनेसमैन बनना है, वैसा बनना है, दुनिया नंबर 1 पे आने हैं, हमें ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, वर्ल्ड को चेंज करने वाला बनना है। इंडिया को तो चेंज कर ही रहा है। एक्चुअल में कौन पर्सन है जो इंडिया को चेंज कर रहा है, वो यही पर्सन है, और इस जैसे बिजनेसमैन है जो एक्चुअल में चेंज ला रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो इनको फोर्ब्स, दो सबसे बड़ी रैंकिंग कौन सी है, दो सबसे बड़ी रैंकिंग है, फोर्ब्स का रैंकिंग और टाइम्स का रैंकिंग, ठीक है। सबसे बड़ी रैंकिंग याद रखोगे कौन सी है, फोर्ब्स मैगजीन की रैंक और टाइम्स मैगजीन की रैंक, दोनों ही यूएस से हैं। अब इंडिया की कोई संस्थान देती तो ओपोजिशन उसमें कहते हैं तो खुद ने खुद को कर दिया डिक्लेयर इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएस की जो मैगजीन, फोर्ब्स मैगजीन, उन्होंने ये रैंकिंग दी है। अब यही सब न्यूज थी, गौतम अडानी एंड 2 अदर इंडियन बिलियनरीज ऑन फोर्ब्स एशियाज हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी लिस्ट, ठीक है। ज्यादातर बिजनेसमैन कहाँ से हैं, गुजरात और महाराष्ट्र से, ठीक है। इसलिए रिच स्टेट ज्यादा, वहीं ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। गौतम अडानी अमंग मोस्ट जनरस फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंडिया फर्स्ट 3D प्लेनेटेरियम। इंडिया का पहला 3D प्लेनेटेरियम कहाँ से बनाया है, हावड़ा से। हावड़ा किधर, ये वेस्ट, हाँ वेस्ट बंगाल, ठीक है। हावड़ा से बनाया है इंडिया फर्स्ट 3D प्लेनेटेरियम, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद फिर 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से, ये चलेगी बिलासपुर से नागपुर, ठीक है। 6 वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत ट्रेन, अभी इससे पहले इसकी न्यूज आई थी कि 400 से ज्यादा ये ट्रेन यूरोप और इन कंट्रीज को भी हम देख रहे हैं। ये मेड इन इंडिया, बेस्ट इन क्लास जो हम देखते हैं, लग्जीरियस भी, सेमी लग्जीरियस भी इसको कह सकते हो, और सबसे ज्यादा स्पीड वाली ट्रेन है, ठीक है। तो वंदे भारत ट्रेन, ये सारा पॉइंट इस पे आप देख रहे हो। और सबसे पहले चली थी दिल्ली से कटरा, नहीं सॉरी, सबसे पहले चली थी दिल्ली से वाराणसी, फिर ये चली थी दिल्ली से कटरा, और फिर एक गुजरात से महाराष्ट्र के लिए अनाउंस किया था। उसके बाद आप देख रहे थे कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली होते हुए एक रूट, और फिर एक साउथ के लिए जो बेंगलुरु मैसूर रूट पे अनाउंस किया था। और 6th अभी ये अनाउंस की है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये सारा धीरे धीरे ये जितनी भी अपनी जो ये हम देखते हैं राजधानी वाली ट्रेन है, उनको भी ये रिप्लेस करेगी, क्योंकि इस जैसी बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, मेट्रो जैसी है, पुलिस एंड सेंट्रली एयर कंडीशन, डोर लॉकिंग फैसिलिटी, सारी चीज, और जानबूझ के इसमें जैसे वर्ल्ड की ट्रेन में है, ये मेड इन इंडिया ही है। इससे पहले हम टेलगो ट्रेन लाने की सोच रहे थे स्पेन की, वो इतनी महंगी पड़ती एक एक उसमें, उससे 1/5 के प्राइस पे इन्होंने उससे ज्यादा डब्बे वाली ये सब ट्रेन बनाई। और जानबूझ के इसका जो ये बम्पर है ये रखते हैं इसमें लाइट, सो दैट कोई भी इम्पैक्ट हो वो अंदर तक नहीं जाए, इसी को टच होके बस यहीं पे रह जाए, आगे कोई ट्रेन को नुकसान नहीं होता, कोई लोगों की डेथ नहीं होती, कोई घायल नहीं होते, कोई पटरी से नहीं उतरती है, सुने यही पटरी उतरे हो, हाँ इससे कोई चीज भी टकराए बस ये इसको इम्पैक्ट हो रहा है, और बाकी इसमें सारी अपडेट आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जानबूझ के डिजाइन ही ऐसे किया है, ऊपर वाला हट जाए और अंदर तक इम्पैक्ट नहीं पहुंचे, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट इस पे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, सेंटर टू लॉन्च आ नेशनल ड्रग पोर्टल। नेशनल ड्रग पोर्टल कौन सा, सबको दवाई सही दवाई, ठीक है। यहाँ जेन्युइन मेडिसिन इसमें मिलेगी, ये सबको दवाई सही दवाई सेंट्रल ड्रग पोर्टल लॉन्च की है।
ठीक है। सेंट्रल, अभी देखो अभी कौन सी स्कीम है जिसे सस्ती दवाई मिलती है बताओ? भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, भारतीय जन औषधि परियोजना, इसका कल ही मैं एग्जांपल देख रहा हूँ। ठीक है, मुझे मेडिसिन कुछ लानी थी फैमिली के लिए, तो 15 सेक्टर में ये भारतीय जन औषधि परियोजना का स्टोर है जो, हाँ इसमें सिंपल हम लोग देखते हैं, जैसे बाहर से मेडिसिन लो, ज्यादा से ज्यादा जो बहुत अच्छे से पुराना मेडिकल का शॉप है फार्मेसी का, वो आपको 15-20% डिस्काउंट दे देगा, इससे ज्यादा क्या। और यहाँ पे आपको, आप देखो कितना ज्यादा डिस्काउंट, और जेनरिक मेडिसिन मिलती है। तो बाहर से मुझे जो कॉस्टिंग पड़ रही थी उसी मेडिसिन के, मतलब दो मुझे उसके पत्ते चाहिए थे 480 के, और यहाँ मैं लेके आया 290 भी। ठीक है, कोई भी जाके यहाँ पे देख सकता है, इससे भारतीय जन औषधि केंद्र की ये मेडिसिन ले सकता है। एक इसमें जैसे भारतीय जन औषधि केंद्र का प्रोटीन का ये था, ये बस 200 रुपए का डब्बा। 12वीं सस्ते सस्ता मैक्रोट का भी लो, वो भी 320 का है। ठीक है, और ये सारा पॉइंट इस पे आप देखते हैं। तो सस्ती दवाइयों के लिए कौन से हैं? जन औषधि केंद्र। और अभी सस्ती दवाइयों के लिए पोर्टल कौन सा देख रहे हो? सबको दवाई, सही दवाई, जेन्युइन मेडिसिन फॉर ऑल, ये इसके आइडिया रहेगा, और नेशनल ड्रग पोर्टल। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद बाकी का जो हम पॉइंट देखे, जैसे इसमें हाँ एक नया जीएम क्रॉप हमने कौन सा पढ़ा था? जीएम मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जो भी न्यूज में रहा है जीएम मस्टर्ड, धारा जीएम मस्टर्ड इसमें न्यूज में आया है। ठीक है, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इंडिया में सबसे पहले जीएम क्रॉप का नेम आता है, जैसे बीटी कॉटन। ठीक है, जो कॉटन को लेकर अभी कौन सा जीएम क्रॉप आया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अभी कौन सा बनाया है? मस्टर्ड का। ठीक है, जीएम मस्टर्ड। ठीक है, ये आप देख रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। नेक्स्ट। देखो अभी न्यूज में था, आम आदमी पार्टी का ये कहना था जब वो गुजरात में लड़ी, भाई हम वहां से वोट सिक्योर करके नेशनल लेवल की पार्टी बन जाएंगी। तो क्या कंडीशन होती है नेशनल पार्टी के स्टेटस के लिए? अभी जो नेशनल पार्टीज का स्टेटस है वो है बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी। आपका अब हो जाएगा इसका, हाँ अभी जो आप देखते हैं स्टेटस किसके पास है, तो ये स्टेटस में है बीजेपी, बीएसपी, ठीक है, कांग्रेस, आईएनसी, और इसके अलावा सीपीआई, सीपीआईएम, ठीक है, एनसीपी, नेशनल कांग्रेस, और एक है ये, हाँ टीएमसी, और एक और पार्टी है जो पार्टी नहीं, इसमें एक पार्टी है जो ये मेघालय की कॉनरेड संगमा की पार्टी है, वो भी नहीं है इसमें। मेघालय की कॉनरेड संगमा की पार्टी है ये, वो पार्टी भी इसमें नेशनल पार्टी में है। क्या? एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी, ये सब पार्टीज अभी क्या है? नेशनल लेवल की पार्टीज। ठीक है, तो क्या कंडीशन होती है? अ पॉलिटिकल पार्टी वुड बी कंसीडर्ड नेशनल पार्टी if it's recognized in 4 or more state, if its candidate polled at least 6% total vote in 4 or more state in Lok Sabha or Assembly election, और एटलीस्ट 4 MP इन लोकसभा। अब देखो 4 MP वाली कंडीशन तो आम आदमी पार्टी की पूरी नहीं है, उनका एक भी MP नहीं है लोकसभा का। एक था पंजाब से, वो भी अभी हार गया था, 0 है लोकसभा में। लेकिन 6% वाली कंडीशन इनकी कैसे हो सकती है? ये पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, और गुजरात हो गया, और गोवा, हाँ गोवा हो गया बस। ठीक है, फिर ये वाली कंडीशन हो जाएगी, 4 वाली ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें से मतलब कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। तो ये 6% वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग बन सकते हैं, क्योंकि एमपी वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो बन नहीं रही है, और लोकसभा में भी इनके 4 जगह पे 6% नहीं थे, उसमें भी नहीं बन रहे। बीएसपी को असेंबली में वोट तो मिलते हैं, वोट शेयर तो है, सीट ना जीतते हो चाहे 6% भी वोट शेयर मिल जाए ना 4 राज्यों में, तो बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा सीट से 0 है। ठीक है, वोट शेयर मींस हर बार कुछ लोग वोट तो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट इस पे आप देखते हो। नेक्स्ट, फिर न्यूज में रहा है इसके बाद, या एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट। 2% टोटल सीट का मतलब है लगभग 10 लोकसभा की सीट जिस पार्टी की हो, सीधे सीधे क्या हो जाएगी?
ठीक है, और नेशनल पार्टी में आ जाएगी 10 सीट जिसकी आ जाए, ठीक है, 10 से 11 सीट। तो ये कंडीशन होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 8 पार्टीज है, यानी एक दो पार्टी जिसमें और जुड़ गई है, जो मैंने यहाँ लिस्ट यहाँ कितने की लिखी है, 2 4 5 6 8 ही लिखे हैं वैसे तो, ठीक है। इसमें कुछ चेंज हुआ देख लेंगे, जनरली 8 पार्टीज थी पहले तो, ठीक है, फिर साल एक पहले जो डाटा अपडेट हुआ था। अब सार्क करेंसी स्वैप, सार्क करेंसी स्वैप का क्या पॉइंट है, आरबीआई हैज साइन अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी अंडर सार्क करेंसी स्वैप। सार्क में कितने देश है, सार्क में साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन इसको बोल रहे हैं, इसमें 7 कंट्रीज है, ठीक है, इसमें 7 कंट्रीज हैं सार्क में, ठीक है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, ये सब नेबरिंग कंट्रीज इसमें सार्क में आप देख रहे हो। नेक्स्ट साइक्लोन मोन्डोस, इसको भी हमने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बैंक का एश्योरेंस, यस एक टर्म है न्यूज में यूज होता है। बैंक का एश्योरेंस क्या है, जब कोई बैंक, व्हेन बैंक वर्क एज एन इंश्योरेंस एजेंट फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, तो उसको क्या कह देंगे, बैंक का एश्योरेंस। किसी बैंक की ब्रांच से किसी इंश्योरेंस कंपनी को अलाउ कर दो हमारी यहाँ ये वाली पॉलिसी भी बेच दो, तो क्या कहेंगे, ये बैंक ने क्या किया है, बैंक का एश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है विद दिस इंश्योरेंस फर्म, ठीक है। तो गवर्नमेंट है नोटिफाइड न्यू नॉर्म्स ऑन बैंक का एश्योरेंस, ठीक है। बैंक का एश्योरेंस इज एन अरेंजमेंट बिटवीन अ बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी allowing insurance company to sell its product to bank client base, ठीक है, वही पॉइंट है जो अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट रिलीज बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर का है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। WHO जो है डिस्पाइट कंटिन्यूड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 मलेरिया केसेस एंड डेथ रिमेन स्टेबल, देयर वाज एन एस्टिमेट 247 मिलियन केसेस, ठीक है, और मलेरिया से इतनी डेथ आप देख रहे हैं। इंडिया में 79% ऑफ केसेस एंड अबाउट 83% ऑफ डेथ, ठीक है। और साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अगर हम देखें 79% केसेस कहाँ रहे हैं इंडिया में, और 83% डेथ भी, तो मलेरिया भी इसके साथ आप देख रहे हैं अभी भी इम्पैक्ट कर रहा है, पर कोविड के साथ कहीं ना कहीं उसकी न्यूज इतनी नहीं आ पा रही है। मलेरिया इज कोज्ड बाय पैरासाइट दैट आर ट्रांसमिटेड बाय पीपल थ्रू इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है, इससे होता है मलेरिया। और 5 पैरासाइट कोज मलेरिया इन ह्यूमंस, 2 ऑफ दिस पी फेलिकुलम पी वीवैक्स पोज ग्रेट थ्रेट, ठीक है, ये सब डिटेल आप इसकी देख रहे हैं। मेन पॉइंट ये है रिपोर्ट किसने रिलीज किया, WHO, ठीक है, WHO ने ये रिपोर्ट रिलीज किया, ठीक है। और सिंहपुर केव, सिंघनपुर केव है नियर रायगढ़ छत्तीसगढ़, डिस्टिंक्शन ऑफ होस्टिंग ओल्डेस्ट कल्चर ऑन अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिस्कवरीज और पता चली हैं, कुछ पेंटिंग फीचर मिले, इसलिए दोबारा न्यूज में रहा है। ये प्लेस कहाँ आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। Razorpay becomes India's first payment gateway to support credit card on UPI, ठीक है। Razorpay in partnership with Axis Bank in readiness to support credit card transaction on UPI. Earlier RBI announced linking of RuPay card to Bheem. भीम जो यूपीआई है वो सरकार का खुद का यूपीआई है, एनपीसीआई जो यूपीआई का प्लेटफॉर्म जिसने बनाया उसी ने क्या ऐप बनाया है, भीम। यहाँ सिक्योरिटी भी ज्यादा है, 3 फैक्टर, ये आप देखते हो इसमें ऑथेंटिकेशन है, बाकियों में तो 2 फैक्टर होता है, ठीक है। और भीम इज ए पेमेंट ऐप दैट अलाउ सिंपल इजी एंड क्विक ट्रांजैक्शन थ्रू यूपीआई, ठीक है। मेन पॉइंट इसमें यही है, आपको यही फॉलो अप करना है। आरबीआई आल्सो अनाउंस एक्सपेंशन ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम इंक्लूड ऑल पेमेंट एंड कलेक्शन। बीबीपीएस क्या है, वन स्टॉप इकोसिस्टम फॉर रिकरिंग बिल, ठीक है। यूपीआई रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लॉन्च बाय एनपीसीआई इन 2016, इट लिंक मल्टीपल बैंक अकाउंट टू सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज बिल भरने के लिए कौन सा इनिशिएटिव है, बीबीपीएस, ठीक है। और इंस्टेंट सेटलमेंट के लिए क्या है, यूपीआई, मल्टीपल बैंक अकाउंट को यूज करते हैं सिंगल ऐप से, उसके लिए क्या है, यूपीआई। इसको बनाया एनपीसीआई ने 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं ओडीओपी स्कीम न्यूज में रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इन्फॉर्म्ड ओडीओपी इनिशिएटिव इज ऑपरेशनली मर्ज विद डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव, इसके साथ ही मर्ज कर दिया डीईएच, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव, ठीक है।
ये यूपी की भी ऐसी एक स्कीम थी, उसी साइड ये लेके बनाई थी, एक जनपद एक उत्पाद, जनपद वहां डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं। ठीक है। RODTEP स्कीम, remission of duties, remission of duties and taxes on exported products scheme. RODTEP scheme extended to chemical, pharma and iron and steel sector also. ये स्कीम आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. It refund exporter the embedded duty taxes. This include VAT on fuel, Monday tax, duty, electricity used during manufacturing. RODTEP scheme replaces earlier MEIP scheme. पहले था मर्चेंडीज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम. ठीक है, उसी को रिप्लेस करके ये आया था RODTEP स्कीम. नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIUIND track over 3,300 crypto account in last 8 months as suspicious of, आप कह रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग इसमें यूज हो रही है. यही रीजन था कि RBI को लाना पड़ा CBDC. एक तो सिक्योर होगा और ट्रैक कर पाएंगे, तभी कह रहे हैं भाई हो सकता है कि बाकी जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है उन पर टैक्स भी लगा दें, क्योंकि वो यूज हो सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट और एंटी जो नेशनल एक्टिविटीज है उसमें उनका यूसेज हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, टॉयलेट 2.0 कैंपेन, ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है अर्बन लोकल बॉडीज ने, बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स. ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है अलग. ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन इनिशिएटिव के अंडर आता है, जो वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी 19 नवंबर को. ठीक है. नेक्स्ट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. अभी देखो हाल फिलहाल में कुछ न्यूज क्या आई है, जो डॉग्स है मतलब जो लोग मतलब पेट्स रखते हैं, कई बार न्यूज आती है ना भाई उन्होंने किसी और को ही काट लिया, बच्चों को काट लिया, इससे डेथ होगी. और कुछ जो ब्रीड्स एंड डॉग उनको रखने पे भी ये आप देख रहे हो नोएडा में प्रतिबंध लगाया भाई, ये वाली फॉरेन ब्रीड्स नहीं रखनी है. हाँ, तो उसको लेकर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इशू एडवाइजरी रिगार्डिंग स्ट्रे डॉग्स एंड पेट डॉग बिकॉज ऑफ, अब इनको अलग राइजिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट डॉग्स, फीडर ऑफ डॉग्स एंड केयर गिवर्स. ठीक है. AWBI का हेडक्वार्टर कहाँ? चेन्नई. ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 62 में बना था अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट. ठीक है, 1960 वाला ये एक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट, ब्लैक सोइल की हम बात करें, कौन सा क्रॉप फेमस है ब्लैक सोइल के लिए? कॉटन. ठीक है. ब्लैक सोइल में कौन सा क्रॉप फेमस है? कॉटन. याद रखना ब्लैक सोइल के. ब्लैक सोइल कहाँ मिल है? जनरली मिल है डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, साउथ में डेक्कन प्लेट्यू में ज्यादा मिलती है, काली मिट्टी टाइप ऑफ सोइल में आता है ब्लैक सोइल. ठीक है. नेक्स्ट, जलीकट्टू. जलीकट्टू गेम कहाँ का है बताओ? किधर क्या है जलीकट्टू गेम? जो बुल फाइटिंग इंडिया का आप कह सकते हो. तमिलनाडु का एक गेम है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट है. ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज हियरिंग पिटीशन चैलेंजिंग जलीकट्टू प्रिवेंट. इसको कुछ लोग प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट में ले आते हैं और इस पे बैन वो लगा रहे थे. और ये आप देखते हैं जलीकट्टू इज बुल टेमिंग स्पोर्ट. भाई एक जो उसमें आप देखते हैं सांड को कंट्रोल करने का गेम है. जो स्पेन में होते हैं ना बुल फाइटिंग, उसमें तो मार देते हैं सांड को, इसमें कुछ ऐसा नहीं है. ठीक है. तो ये स्पोर्ट क्लेम टू बी अ पार्ट ऑफ कल्चरल राइट, ये एक इंडिविजुअल के कल्चरल राइट से रिलेटेड है. वहां की तमिल कम्युनिटी इसको बहुत अगेंस्ट मानते हैं. भाई क्यों कोर्ट हमारे इस जो स्पोर्टिव इवेंट है, कल्चरल इवेंट है, इसके अगेंस्ट वर्डिक्ट क्यों देते हैं? अब जैसे मूवीज देखो बाहुबली वगैरह, उसमें भी दिखाया है, बाहुबली 1 में जलीकट्टू का टाइप का दिखाया है गेम. ठीक है. तो यही सारा पॉइंट इधर आप देखते हैं. ई संजीवनी नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस. ई संजीवनी एज क्रॉस 8 करोड़ टेलीकंसल्टेंसी. ई संजीवनी क्या है? फोन पे जो मेडिकल एडवाइस लेने के लिए टेलीमेडिसिन जिसको बोलते हैं वो सर्विसेज है, उसका नेम है ई संजीवनी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आ रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, चैट जीपीटी. ये न्यूज में था. चैट जीपीटी इज ए कंट्रोवर्शियल एआई एंड विल आंसर क्वेरीज जस्ट लाइक ह्यूमन. ठीक है. एक चैट जीपीटी बनाया है, ये उसी वे से आंसर करेगा जैसे ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट,
अच्छा, ये नेम है जो टीबी की किट हमने पढ़ी थी, पैथो डिटेक्ट किट बाय पुणे बेस्ड माई लैब, इंडिया फर्स्ट टीबी डिटेक्शन किट। बाकी डिटेल हमने इसकी पढ़ ली थी। ठीक है, नेक्स्ट। FCRA एक्ट न्यूज में रहे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यूनियन होम मिनिस्ट्री रिलीज a list of international organization whose contribution will not be covered under FCRA। FCRA कहाँ रखता है? अपने यहाँ जो एनजीओज है, मान लो उनको फॉरेन से फंडिंग होती है, तो वो पता हो कौन ऑर्गेनाइजेशन है, किसको फंडिंग हो रही है, कहाँ ये सब कर रही है उसको यूटिलाइज। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि वो मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजैक्शन टाइप में यूज होने लगे, या एंटी नेशनल कुछ इस तरह की एक्टिविटीज के लिए यूज होने लगे। FCRA एक्ट अब कहा है, ये कहाँ नहीं लगेगा? जो यूएन की बॉडीज जो फंडिंग देती है उस पर नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट। FBIL फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। RBI डिप्टी गवर्नर हाईलाइट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? FBIL के डिस्प्यूट को लेकर। FBIL is jointly owned by FIMMDA, FEDAI and IBA as a private limited company under Companies Act. It develop and administer benchmark related to money market, government security and foreign exchanges। एग्जाम्पल जैसे मीबोर मीफोर है, तो उसी तरह का ये इनिशिएटिव है FBIL। ठीक है, तो इसको लेकर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इट डेवलप एंड एडमिनिस्टर बेंचमार्क रिलेटेड टू मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। ग्लोबल वेज रिपोर्ट ये कौन देगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ठीक है, ये किसने रिलीज किया? ग्लोबल वेज रिपोर्ट बाय ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस में क्या इम्पैक्ट पड़ा। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल आपको बता दिया। ठीक है, बस होने वाला है। ठीक है, NSWS क्या है? नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, यहाँ को विजिबल होते कितना पेंडिंग है? नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या है? इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, जहां सारा चीज आपको एक सिंगल विंडो मिल जाए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास ये अप्रूवल के लिए घूमना ना पड़े, अलग अलग ऑफिस के चक्कर ना काटने पड़े। उसके लिए NSWS बनाया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, भारत स्टेज नोम किससे रिलेटेड है? ये BS नोम किससे रिलेटेड है? पोल्यूशन से रिलेटेड। BS1, BS2, 3, 4, 5, 6। आजकल कौन से BS स्टैंडर्ड की गाड़ियां आ रही है बताओ? BS6 की। ठीक है, यही पॉइंट इस पे है। एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में इंडिया पोजीशन है जंप टू 48th प्लेस। ठीक है, जो कभी 102 होता था। ठीक है, इसमें काफी हमने इंप्रूव किया, एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में 48th पे आ गई। आकाश वेपन सिस्टम ये किसने डेवलप किया है? मिसाइल और वेपन ज्यादातर कौन करता है? DRDO। सैटेलाइट कौन करता है? इसरो। मिसाइल वेपन DRDO। ठीक है, हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट है, HAL। ठीक है, ये बेसिक से पॉइंट इस पे पता होगा। आकाश मिसाइल, मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट, मल्टी टारगेट एरिया। ठीक है, न्यू पंबन रेलवे ब्रिज, इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बन रहा है, न्यू पंबन रेलवे ब्रिज। इट विल कनेक्ट रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। ये ब्रिज क्या होगा? आप देख रहे हो कि ये जो पानी का जहाज आ रहा है, ब्रिज काम कर रहा है, लेकिन जैसे वो जहाज है ये ऊपर लिफ्ट हो जाएगा इसमें, और फिर वो चला जाएगा, फिर वापस से नीचे हो जाएगा। तो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बोल रहे हैं इसको। इंडिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ये है। ठीक है, कोरकू ट्राइब न्यूज में है। कोरकू ट्राइब कहाँ का? कोरकू ट्राइब परफॉर्म कोरकल ट्राइबल फोक डांस। ठीक है, जरोका इस डांस का नेम है। ये ट्राइब आप देख रहे हैं, कोरकू ट्राइब जो न्यूज में, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की तरफ ये ट्राइब आप देखते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? बस यही सब है। लास्ट में है कौन सी स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जनधन योजना। ठीक है, जनधन टू जन सुरक्षा, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, और इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,
अटल पेंशन, वया वंदना योजना, ये सब स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, क्लियर है ये। मुद्रा योजना ये क्रेडिट के रिगार्डिंग, पेंशन, अटल पेंशन योजना पेंशन सिस्टम, वया वंदना योजना इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आप देख रहे हैं, जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, इतना ही डिस्कस करते हैं।